वेलकम टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो पार्ट 2 क्लास होगी ईपीएफ के ऊपर। यानी कि मैंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जो क्लास 1 थी पार्ट 1 एक्चुअली पहले ही प्रोवाइड कर दी है और आज जो क्लास होगी पार्ट 2 क्लास होगी ईपीएफ के ऊपर। सबसे पहले तो आप मेरी पार्ट 1 ईपीएफ की क्लास को देख लीजिएगा अगर आपको ईपीएफ के ऊपर कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अगर आप मेरी बिना पार्ट 1 को देखे हुए पार्ट 2 क्लास को वॉच करते हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने टाइम की बर्बादी कर रहे हो। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल मत देखिएगा पार्ट 2 को। सबसे पहले पार्ट 1 को देखना, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखना अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ये मेरी पार्ट 1 यानी पार्ट फर्स्ट है ईपीएफ क्लास का, जो मैंने एक्चुअली पहले ही प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पर दे दूंगा। आप पहले इस क्लास को वॉच कर लेना यहाँ से जाकर। इस क्लास के अंदर जो मेरे जो क्वेश्चंस जो थे कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाए थे, तो इसके लिए मुझे पार्ट 2 क्लास प्रोवाइड करनी पड़ रही है। क्लास 1 यानी पार्ट 1 के अंदर जो हमने क्वेश्चंस जो हैं 6 क्वेश्चन तक अपन ने क्लियर किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सबसे पहले हम इन 6 क्वेश्चंस को ब्रीफ के अंदर डिस्कस करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, या फिर सीए हो, सीएस हो, या कॉमर्स स्टूडेंट हो, या फिर ईपीएफ की ऐसी सेविंग स्कीम्स के ऊपर नॉलेज लेना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को कवर करके इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन था व्हाट इज ईपीएफ, हमने इसके अंदर पढ़ा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, ऐसा कुछ पढ़ा था। व्हाट इज ईपीएफ सेकंड है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ईपीएफ को मैनेज करने का वर्क करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसको डिटेल में अगर चाहिए तो मेरी प्रीवियस क्लास को ही देखना। थर्ड क्वेश्चन आता है विच कंपनी एलिजिबल फॉर रजिस्टर अंडर ईपीएफ, यानी कि कौन सी कंपनी अपने आप को ईपीएफ के अंडर रजिस्टर कराएंगी, यानी कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, या फिर सीए फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप। आखिर कौन कौन सी कंपनियां अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करा सकती हैं। विच एम्प्लॉय विल एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईपीएफ, ईपीएफ के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे, टेम्परेरी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय, कौन कौन से एम्प्लॉय ईपीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऐसा हमने रीड किया था। फिफ्थ था विच एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ईपीएफ, कौन से एम्प्लॉय ईपीएफ की कंडीशन के लिए ईपीएफ की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं है। सिक्स्थ था व्हाट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईपीएफ, यानी कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। कई कंडीशन इसमें ऐसी दी गई हैं जिसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, और कोई कंडीशन ऐसी भी हैं जिसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता अपना। तो यहाँ तक हमने 6 क्वेश्चन क्लियर किए थे। अब हम 7th क्वेश्चन, 8, 9, 10, 11 ऐसे क्वेश्चन क्लियर करते हैं इस क्लास के अंदर पार्ट 2 के अंदर। आई होप सबसे पहले आप मेरी पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा, तभी 2 को देखिएगा। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ लर्निंग लेनी है, कुछ नॉलेज लेनी है, वरना मत देखिएगा। मैं क्लास ऐसे नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्लास 2 में जो हम क्वेश्चन नंबर पहले 8 क्लियर करते हैं, फिर इसका 7th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इन ईपीएफ। ये है लिखा हुआ है द इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन द ईपीएफ अमाउंट both contribute by the employer and employee at the rate 8.5% on an annual basis for the financial year 21-22। इसमें लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे ईपीएफ के अंदर, तो उस कंप्लीटली अमाउंट पर 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि एनुअल बेसिस पर आपको दिया जाएगा। सपोज कई कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है सर, एक एम्प्लॉय तो ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट रेट जो होगा एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर मिलेगा। मींस जितना भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, उस टोटली अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट जो होगा एक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों अमाउंट पर, दोनों के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, जो कि 8.5% होगा। लेकिन द इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज बिटवीन 8.5% to 13% पर एनम। जो इंटरेस्ट रेट जो होता है एक्चुअली हर साल 8.5% से 13% के बीच में ही होगा हमेशा।
हमेशा इतने के बीच में होगा, 8.5 से 13% के बीच में इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई व्यू द इंटरेस्ट रेट इज सेम फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर 2021 द रेट वाज सेम। लेकिन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इस इंटरेस्ट रेट को चेंज भी कर सकती हैं। फिलहाल तो यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में जो इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% का है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी इसको चेंज कर सकती हैं। लेकिन मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आने वाले ईयर्स में, आने वाले जो सब्सिक्वेंट ईयर होंगे उसमें इंटरेस्ट रेट 8.5% ही रहेगा मिनिमम 2 साल तक। तो क्योंकि पिछली ईयर जो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर थी हमारी, जो प्रीवियस ईयर, उसके अंदर भी 8.5% रेट था, कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। तो इंटरेस्ट रेट का मैं एग्जाम्पल देखते हैं एक। यहाँ पर स्क्रीन पर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस 14,000 रुपये, यानी कि एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी मिलती है और डीए मिलता है 14,000 रुपये कंपनी से। वहीं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ के अंदर 12% ऑफ 14,000, यानी 14,000 का 12% कंट्रीब्यूट करता है 1680। एम्प्लॉय 1680 रुपये अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द ईपीएफ 3.67% मल्टीप्लाई 14,000, यानी एम्प्लॉयर जो होगा 3.67% 14,000 का ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा 614 रुपये, और बाकी का 8.33% जो होगा 1166 रुपये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो द टोटल कंट्रीब्यूट दैट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टूवर्ड द ईपीएफ अकाउंट 1680 प्लस 514, यानी कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया ईपीएफ के अंदर 1680 का, प्लस एम्प्लॉयर ने किया 514 का। दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूट हुआ ईपीएफ अकाउंट के अंदर वो हुआ 2194 रुपये, यानी कि 2194 रुपये। जो इंटरेस्ट जो मिलेगा 8.5% जो इंटरेस्ट जो मिलेगा अब इस कंप्लीटली अमाउंट पर मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच मंथ। हर महीने के लिए इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 8.5% जो है एक एनुअल बेसिस इंटरेस्ट रेट है, इसके लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया है पर मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। 8.5% डिवाइड बाई 12, यानी कि इतना परसेंटेज पर मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप। अज्यूम, एग्जाम्पल क्या है, अज्यूम दैट एम्प्लॉय ज्वाइन द फर्म XYZ इन अप्रैल 2019। एम्प्लॉय ने XYZ एक फर्म है जिसको ज्वाइन किया था। द टोटल ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द अप्रैल विल बी 2194। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का जो कंट्रीब्यूशन जो था अप्रैल महीने के अंदर वो था 2194। द ईपीएफ स्कीम विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट फॉर अप्रैल। जो ईपीएफ स्कीम जो कहती है कि अप्रैल के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, अप्रैल के अंदर क्यों नहीं इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि महीने के एंडिंग होने पर, अप्रैल का जब महीना एंडिंग होगा 30 अप्रैल, तभी तो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी। तब एम्प्लॉय को 30 अप्रैल को सैलरी दी जाएगी, तभी तो उसकी सैलरी में से ईपीएफ काटा जाएगा उस महीने में। उस महीने में ईपीएफ कट के तो मई के महीने में वो ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, तभी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसलिए तो टोटल ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मई 4,388, यानी मई में जो ईपीएफ का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अप्रैल का 2194 प्लस मई का 2194, यानी टोटल जो मई के अंदर जो ईपीएफ की अमाउंट जो इकट्ठी होगी वो हो जाएगी 4,388 रुपये। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है अब 2194 प्लस 2194 अप्रैल के हैं, फिर मई के हैं। दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो मई से कैलकुलेट होगा। ही गेट एन इंटरेस्ट रुपीज़ 4,388 मल्टीप्लाई 0.7 सम परसेंटेज इक्वल टू 31.08, यानी कि यहाँ पर ये 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। आप याद रखिएगा यहाँ पर 4388 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, जो अप्रैल महीने की और मई महीने की दोनों की ईपीएफ अमाउंट थी। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 8.5% का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा किसी एम्प्लॉय की सैलरी पर। लिखा हुआ है नेक्स्ट नीचे पॉइंट, दिस कैलकुलेशन इज डन सिमिलरली फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। ऐसे ही कैलकुलेशन की जाएगी आने वाले ईयर में। सब्सिक्वेंट ईयर मीन्स आने वाले जो ईयर होंगे ऐसे ही इंटरेस्ट मिलेगा 8.5% समथिंग अकॉर्डिंग टू माई व्यू। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इस इंटरेस्ट रेट को चेंज भी कर सकती हैं, कभी 9%, 10%। कोविड-19 की कंडीशन में चेंज कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से ये इंटरेस्ट वापस 8.5% अप्लाई हो चुका है।
सो यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जो एम्प्लॉय को ईपीएफ अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? मीन्स क्या एम्प्लॉयर, कंपनी, गवर्नमेंट उस पर टैक्स डिडक्ट करेगी, कितना टैक्स लेगी? तो आइए वो कंडीशन देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर दो कंडीशन आपके अराइज होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहती है, अगर कोई कंपनी या फर्म ईपीएफ के अंडर रजिस्टर्ड है और किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 पर मंथ से कम होती है, 15,000 रुपये से पर मंथ कम होती है या फिर 15,000 तक होती है ज्वाइनिंग सैलरी, तो उस एम्प्लॉय को ईपीएफ का मेंबर बनाया जाना कंपलसरी है। सो एम्प्लॉय की टेम्प्रेरी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय और एक परमानेंट एम्प्लॉय की जो कंडीशन है वो तीनों अलग अलग हैं। परमानेंट एम्प्लॉय तो मैंडेटरी है, लेकिन एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय जो होगा उसको 6 महीने की अपनी सर्विस कंपलसरी प्रोवाइड करनी होंगी एक कंपनी को। उसके बाद उस एम्प्लॉय को ईपीएफ का मेंबर बनाया जा सकता है। सो इस कंडीशन में कहता है, सो इंटरेस्ट एक्सीड दिस ₹2.5 लाख। अगर क्या कहता है ये, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर ईपीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं और उस कंट्रीब्यूशन पर अगर इंटरेस्ट जो है 2.5 लाख से अगर ज़्यादा का होता है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल माना जाएगा। मीन्स सिंपल वर्ड में क्या कहूँ, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ अकाउंट के अंदर और उस ईपीएफ अमाउंट पर इंटरेस्ट जो है 2.5 लाख से अगर ज़्यादा का हो जाता है और फिर एम्प्लॉय उस इंटरेस्ट रेट को अगर निकालते टाइम गवर्नमेंट उससे पूछेगी, कहेगी भाई तेरा इंटरेस्ट जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हो चुका है, तू ऐसा कर मुझे 2.5 लाख से ऊपर की जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर मुझे टैक्स दे दे, उसको टैक्सेबल लगाना, तब तू अपनी ITR फाइल करेगा। सपोज किसी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट रेट जो बना वो 4 लाख बना, तो इस कंडीशन में 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट रहेगा इंटरेस्ट, बाकी का 1.5 लाख टैक्सेबल माना जाएगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी। तो आपको उस एम्प्लॉय जो होगा अपनी ITR फाइल करते टाइम उस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर शो कराएगा और वहाँ पर उसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करके टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। सेकेंड कंडीशन अराइज होती है, इफ द एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सैलरी इज मोर देन ₹15,000 पर मंथ देन ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो सारी कंडीशन जो होंगी एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती हैं। मीन्स एम्प्लॉयर की इच्छा पर है कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। गवर्नमेंट ने ईपीएफ एक्ट इसके लिए कोई रेट डिफाइन नहीं करता है। सारा की सारा मामला एम्प्लॉयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, ज्वाइनिंग सैलरी को क्या मानेंगे हम? ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब होता है टेक होम सैलरी। मीन्स जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने पर जो इसको सैलरी मिलती है टेक होम सैलरी, अगर 15,000 से ज़्यादा की होती है तो इस कंडीशन में एम्प्लॉय को ईपीएफ का मेंबर बनाया जाना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ईपीएफ एक्ट ने कहा था कि अगर कंपनी चाहती है, फर्म चाहती है तो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, अपने इच्छा पर ईपीएफ का मेंबर एम्प्लॉय को बना सकती है और अपने आप को भी ईपीएफ के अंडर रजिस्टर्ड करा सकती है। तो ये जो कंडीशन कहती है वो ये कहती है, इफ एम्प्लॉयर वांट ओनली एम्प्लॉय विल कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएफ एंड इंटरेस्ट एक्सीड ₹5 लाख, then it excess amount will be taxable under the head income from other sources। कई कंडीशन में होता क्या है स्टूडेंट, किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा की होती है तो उस कंडीशन में एक एम्प्लॉयर ये सोचता है कि एम्प्लॉयर जो होगा वो इसके अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करे, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने कहा अगर एम्प्लॉय ही ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर यानी कंपनी वाला ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो इस केस में इंटरेस्ट अमाउंट अगर 5 लाख से ज़्यादा की होती है तो ही टैक्सेबल मानी जाएगी। मींस अगर एम्प्लॉय को इसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है 6 लाख का तो इसके अंदर 5 लाख की एग्जाम्पशन इंटरेस्ट की उसको दी जाएगी और 1 लाख पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, गवर्नमेंट 1 लाख पर टैक्स लेगी। ठीक है, समझ में आ गया सर। ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ज्वाइनिंग सैलरी इजीली समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठाता है,
ठीक है सर, इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा, एक एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है वो तो, लेकिन ये बताइए कि एम्प्लॉय इस ईपीएफ अमाउंट को कैसे विड्रॉ करेगा, कब विड्रॉ करेगा, क्या कंडीशन है विड्रॉ करने की, क्या कंप्लीटली अमाउंट विड्रॉ कर सकता है एक ही बार में। तो आइए वो विड्रॉ का केस पढ़ते हैं अब हम। सो विड्रॉ का जो केस है क्वेश्चन नंबर 8 वो हमारा ये कहता है, फर्स्ट कंडीशन है, इसमें कंडीशन दी गई है तो वन बाय वन करके कंडीशन हम रीड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है, इफ़ एम्प्लॉय वांट टू विड्रॉ दिस अमाउंट बिटवीन द सर्विस पीरियड और बिफोर द मैच्योरिटी और आफ्टर सम पीरियड ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉय ईपीएफ अमाउंट को निकालता है मैच्योरिटी से पहले या फिर अपनी सर्विस के दौरान, जब एम्प्लॉय किसी कंपनी में किसी फर्म में जॉब कर रहा है तो उस टाइम अगर एम्प्लॉय इस अमाउंट को विड्रॉ करता है या फिर एक्सपायरी डेट से पहले, आई मीन रिटायरमेंट से पहले अगर इस अमाउंट को विड्रॉ करता है ईपीएफ अकाउंट में से, तो कहा है इसने एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 75% अमाउंट ऑफ द टोटल ईपीएफ आफ्टर 1 मंथ लीव द जॉब। यानी कि एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ने के 1 महीने के बाद इस ईपीएफ अमाउंट का 75% विड्रॉ कर सकता है एंड लेफ्ट बैलेंस 25%, और जो बचा हुआ 25% जो होगा कैन विड्रॉ आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम द लीव जॉब, उसको 2 महीने के बाद विड्रॉ कर सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूं तो इसने ये कहा है, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी मैच्योरिटी के पहले या फिर अपनी सर्विस के दौरान अगर इस ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ करता है तो उसको विड्रॉ करने की जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि वो 1 महीने के बाद, अपनी सर्विस छोड़ने के 1 महीने के बाद 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, बाकी का 25% 2 महीने के बाद विड्रॉ करेगा। यानी कि सारी की सारी अमाउंट एक साथ कॉर्पस में विड्रॉ नहीं कर सकता। सेकंड केस क्या कहता है, इफ़ द एम्प्लॉय विड्रॉ दिस अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी और एज 58 या 60 years retirement age, so he can withdraw the entire corpus of the EPF in a time। सेकेंड केस कहता है, अगर एम्प्लॉय इस ईपीएफ अमाउंट को अगर एम्प्लॉय इस ईपीएफ अमाउंट को मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करता है या फिर रिटायरमेंट की एज पर अपनी विड्रॉ करता है तो सारी की सारी अमाउंट एक साथ विड्रॉ कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि फर्स्ट केस में तो 75% और 25% विड्रॉ करेगा अगर मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करता है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद अगर विड्रॉ करता है मैच्योरिटी के टाइम पर तो कंप्लीटली विड्रॉ कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट कहता है, एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस ईपीएफ अमाउंट इन आल्सो सम केसेस। एम्प्लॉय जो होगा इन कुछ केसेस के अंदर भी ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, जैसे कि मैरिज है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, लोन की रीपेमेंट करनी हो उसको, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हो किसी सर्विस से, उसको हटा दिया गया हो, तो इस कंडीशन में अपनी फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करने के लिए इन द मिडल ऑफ द ईयर वो इस ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। फोर्थ कंडीशन, इफ़ द एम्प्लॉय चेंज द जॉब, अगर एम्प्लॉय जॉब को चेंज करना चाहता है, किसी दूसरी कंपनी में लगना चाहता है एम्प्लॉय पहली कंपनी से हटकर, सो एंड ही नॉट वांट फॉर जॉब अनदर कंपनी। इस केस के अंदर क्या कहा है, अगर एम्प्लॉय जॉब को चेंज करता है और दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता है, अगर एम्प्लॉय फर्स्ट कंपनी को चेंज करता है और दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता, मींस वो चाहे तो घर पर बैठना चाहता है या फिर अपना बिजनेस करना चाहता है, मींस अपने कोई जॉब नहीं करना चाहता, तो इस कंडीशन में क्या कहा है, ही कैन आल्सो ईपीएफ अमाउंट विड्रॉ, वो ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। फिफ्थ केस कहता है, इफ़ द एम्प्लॉय चेंज द जॉब या कंपनी सो ही कैन ट्रांसफर द ईपीएफ अमाउंट बाय फाइलिंग फॉर्म 13 टू द न्यू कंपनी आफ्टर न्यू कंपनी विल कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएफ। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को चेंज करता है किसी कंपनी से और दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लेता है, एक कंपनी से हटकर दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लेता है, तो इस कंडीशन में कहा है एम्प्लॉय चाहे तो अपनी ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है या फिर विड्रॉ ना करके अपनी ईपीएफ अमाउंट को दूसरी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है बाय फाइलिंग 13 फॉर्म के थ्रू भर के। तब एम्प्लॉय इस अमाउंट को दूसरी कंपनी के अकाउंट में, दूसरी कंपनी में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करा लेगा, तो फिर वो जो कंपनी जो होगी अगर वो ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड होगी तो वो कंपनी उस ईपीएफ अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, फिर वहाँ से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं टीडीएस की, कि अगर कोई एम्प्लॉय ईपीएफ अमाउंट को विड्रॉ करता है तो कंपनी या गवर्नमेंट कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इसके साथ 2 कंडीशन अराइज होती हैं।
फर्स्ट कंडीशन कहती है इफ़ एम्प्लॉय विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द कंप्लीट 5 ईयर सर्विस, यानी कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले, then according to section 192A TDS will be deducted at the rate 10% if this amount is exceed rupees 50,000। इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सर्विस के 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही अगर EPF अमाउंट को विड्रॉ करता है 50,000 से ज़्यादा की, तो एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192A TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट 10% के अकॉर्डिंग। सपोज मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय जिसने अपनी एक कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कराई है सिर्फ 3 साल की, और 3 साल के अंदर अंदर वो EPF अमाउंट विड्रॉ करता है 60,000 की, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है EPF एक्ट हमारा ये कहता है कि 50,000 की अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी की जो 10,000 अमाउंट होगी उस पर TDS डिडक्ट किया जाएगा 10%, बाकी की नेट अमाउंट एम्प्लॉय को दे दी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है सपोज एम्प्लॉय विड्रॉ 80,000 फ्रॉम EPF अकाउंट, सो TDS एट द 10% विल बी डिडक्टेड ओनली 30,000 बिकॉज दिस टैक्स विल बी डिडक्टेड ओनली एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹50,000। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक एम्प्लॉय 80,000 की अमाउंट विड्रॉ करता है 5 साल से पहले तो उस पर 10% TDS डिडक्ट किया जाएगा ओनली 30,000 पर, क्योंकि 50,000 की इसके अंदर एग्जम्पशन है, क्योंकि 50,000 की ऊपर की अमाउंट पर 50,000 से ज़्यादा की जो एक्सेड अमाउंट होगी उस पर ही TDS डिडक्ट किया जाएगा। सो मीन्स ₹50,000 विल बी रिसीव रिलीफ फ्रॉम द टैक्स बट एम्प्लॉय कैन टेक क्रेडिट ऑफ दिस टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR अगेंस्ट फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो सेकेंड कंडीशन अराइज होती है, वो ये कहती है अब इफ़ एम्प्लॉय विड्रॉ दिस EPF आफ्टर 5 years of service or at the time of maturity retirement, then it will be fully exempt from the tax, means employer or company or firm will not deduct any TDS or tax। यानी कि सेकंड कंडीशन ये कहती है अगर कोई एम्प्लॉय EPF अमाउंट को मैच्योरिटी पर या रिटायरमेंट पर या 5 साल के कंप्लीट होने के बाद इसको विड्रॉ करता है तो कोई भी एम्प्लॉयर, कंपनी या फर्म कोई TDS डिडक्ट नहीं करेगी, कोई भी सेक्शन, कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। मीन्स बिना टैक्स के एम्प्लॉय अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वहीं वो 5 साल के अंदर अंदर अपनी सर्विस के 5 साल के अंदर अंदर EPF अमाउंट को विड्रॉ करता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192A TDS will be applied at the 10% on this excess amount of ₹50,000। याद रखना इस बात को। यहाँ पर अब एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठा लेता है और वो कहता है कि सर मेरा एक भाई है जो कि किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, तो वो जो है EPF का मेंबर है और वो कंपनी को चेंज करना चाहता है, फर्स्ट कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर जाना चाहता है, कंपनी को चेंज करना चाहता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो EPF अमाउंट को विड्रॉ करेगा या फिर ट्रांसफ़र कर सकता है। उसका कंडीशन हम पढ़ते हैं अब। ये जो 10th क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने एक्चुअली पहले प्रोवाइड कराया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, इफ़ एम्प्लॉय चेंज द जॉब एंड ही नॉट वांट फॉर जॉब अनदर कंपनी, सो इन दिस केस ही कैन आल्सो विड्रॉ EPF अमाउंट फुल्ली। अगर एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस को, अपनी कंपनी को चेंज करना चाहता है लेकिन दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता, वो या तो घर पर बैठना चाहता है या फिर अपना बिजनेस करना चाहता है, तो इस कंडीशन में वो एम्प्लॉय कम्प्लीटली EPF अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन विड्रॉ करने का वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि सर्विस के 1 महीने के बाद 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, फिर 2 महीने के बाद बाकी का 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वो 5 साल के अंदर अंदर उसको विड्रॉ कर रहा है तो TDS का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 192A। अगर वो 5 साल के बाद विड्रॉ करता है तो सेक्शन 192A अप्लाई नहीं होगा। 5th कंडीशन कहती है हमारी 5th पॉइंट, इफ़ एम्प्लॉय चेंज द जॉब या कंपनी सो ही कैन ट्रांसफर दिस EPF अमाउंट बाय फाइलिंग फॉर्म 13 टू द न्यू कंपनी। आफ्टर देन न्यू कंपनी विल बी कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द EPF अकाउंट, बट this new company will be mandatory eligible for this EPFO. If this company is registered under the EPFO Act 1952, then this company will be contribute into the EPF account only। अगर ये कंपनी, न्यू कंपनी जो होगी EPF के अंडर रजिस्टर्ड होगी तो ही एम्प्लॉय के नए अकाउंट के अंदर EPF में कंट्रीब्यूट करेगी, वरना नहीं करेगी। डेट इज़ क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। उस स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। सब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, डिडक्शन अंडर
80C। सो अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या उस कंट्रीब्यूशन का एक एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगा। सो वो डिडक्शन जो मिलेगा अंडर सेक्शन 80C के अंडर मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन अराइज होती हैं। तो 3 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है दोज अमाउंट और रेट 12% आर कंट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉय इनटू ईपीएफ अकाउंट कैन टेक एज डिडक्शन अप टू ₹1.5 लाख, यानी 1,50,000 ओनली अंडर सेक्शन 80C। यानी कि जो एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा उस कंट्रीब्यूशन का सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 80C। सेकेंड कंडीशन कहती है दोज कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर कंपनी फर्म ETC इनटू द ईपीएफ अकाउंट आर नॉट अलाउ फॉर डिडक्शन, ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल बी अलाउ। सेकेंड पॉइंट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी या कोई भी फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफ अकाउंट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस पॉइंट के अंदर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो समझ लीजिए कि जो डिडक्शन जो मिलती है सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है। अगर कोई एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, कोई एम्प्लॉयर की बात की जा रही है, अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी फर्म ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका एम्प्लॉय को डिडक्शन नहीं मिलता है। उसको जो डिडक्शन मिलता है सिर्फ एम्प्लॉयर को मिलता है, ना कि एम्प्लॉय को। यानी कि अगर जो एम्प्लॉय ईपीएफ अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, अपना पैसा जो कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ उतना ही एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, और जो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करेगा वो कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एक एम्प्लॉयर को मिलता है, एक कंपनी को मिलता है। यानी कि जो बंदा जिसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है उनका डिडक्शन उसको ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो थर्ड कंडीशन है वो ये कहती है अब डिडक्शन अप टू ₹1.5 लाख विल बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C, नॉट दिस एक्सीड, मीन्स यू कैन टेक डिडक्शन ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक एज FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, RPF, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, SPF, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, ETC अप टू ओनली 1.5 लाख, यानी 1,50,000 फॉर ऑल दी कॉन्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 80C हमारा ये कहता है कि सेक्शन 80C के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी सभी को मिलाकर। यानी कि जो भी है इस सेक्शन के अंदर जो भी एम्प्लॉई कोई भी स्कीम लेता है, PPF, FD, SPF, म्यूचुअल फंड, किसी में भी अगर इन्वेस्ट करता है तो सारी की सारी कंडीशन को मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख की अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। मान लीजिए एक एम्प्लॉई EPF अकाउंट के अंदर 2 लाख की डिडक्शन 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कर देता है 1 साल के अंदर, लेकिन FD पे भी करता है 1 लाख का, तो इस कंडीशन के अंदर उसको सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिल सकती है। चाहे उसने कितने का भी कंट्रीब्यूशन किया हो, कितनी भी स्कीम के अंदर किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख के लिए वो एलिजिबल होगा। तो अब हमारी फोर्थ कंडीशन एक और अराइज होती है। सपोज कई एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है। अगर कोई एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है, उसको एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई ऐसा ही एम्प्लॉय है, तो उसको मैं बता दूं, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज रहते हैं कि सर डिडक्शन क्या है, डिडक्शन का मतलब क्या है, क्या ये डिडक्शन हमारे बेनिफिट के लिए है या फिर हमको ये लॉस पहुंचा सकती है। तो आइए मैं उसको डिफाइन करता हूं अब। सो फोर्थ कंडीशन वो ये कहती है दिस बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉई गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या जो 80C के अंदर एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन एम्प्लॉय को दी जा रही है उसके लिए बेनिफिटेड है या नहीं है, या फिर उसको लॉस क्रिएट कर रही है। तो इसमें लिखा हुआ है यस इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ये बेनिफिशियल है एम्प्लॉय के लिए। तो कैसे बेनिफिशियल है? यू कैन रिड्यूस योर इनकम बाय टेक दिस डिडक्शन। When your income will be reduced, then automatically tax burden on your income will be reduced। यानी कि ये क्या डिडक्शन कहती है, अगर एम्प्लॉई अपनी EPF में जो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी डिडक्शन ले लेता है 1.5 लाख तक की अंडर सेक्शन 80C में, तो उसकी जो इनकम जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी डिडक्शन लेने के बाद। अगर इनकम कम हो जाएगी तो इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो भी काफ़ी कम देना पड़ेगा। तो इसके लिए जब टैक्स एम्प्लॉय से कम जाएगा तो ये काफ़ी बेनिफिटेड है एक एम्प्लॉय के लिए। सो आई होप ये यहाँ पर हमारे 11th क्वेश्चन फिनिश होते हैं। हमने क्लास 1 क्रिएट की थी पार्ट 1 और ये पार्ट 2 था।
यहाँ पर दोनों पार्ट ने हमारे क्वेश्चन फिनिश कर दिए हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना। मैं अपनी थर्ड पार्ट अभी और प्रोवाइड आएगा जिसके अंदर क्वारीज क्लासेस होंगी। आप सभी के उसमें क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे। सिर्फ एक स्टूडेंट के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं और मुझे जो एक्सपीरियंस लगता है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं एक स्टूडेंट के, तो उन क्वेश्चंस को, उन क्वारीज को मैं नेक्स्ट पार्ट में पार्ट थर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। और इसमें रेड कलर में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द लॉ एंड टैक्स अकेडमी थ्रू वेरियस वेबसाइट एंड फ्रॉम गेट नॉलेज एक्सपर्ट टैक्स एंड सेविंग स्कीम कंसल्टेंट से ली गई है सारी नॉलेज। एंड आई होप दिस इज टू ओनली वन वीडियो ऑन द कंप्लीटेड यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है कि ये यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली सिर्फ एक ही वीडियो है, शायद मुझे ऐसा लगता है, जो कंप्लीटली प्रोवाइड कराती है ऐसी नॉलेज जिसके ऊपर इतनी क्लासेस क्रिएट की गई हैं, इतने टाइम की इतनी लेंथी क्लासेस। So if you have any query, so you can comment me, and please like and subscribe this channel and share this channel to every student and every employee and every knowledgeable person जो knowledge लेना चाहता है, because this channel is very helpful for all of you. So I hope आप इस क्लास को लाइक करोगे। So मिलता हूँ अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम सारी क्वारीज सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट की जो भी क्वारीज रहती हैं, जो भी क्वारीज इसके अंदर उठती हैं, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।